अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। कोड ऑफ एथिक्स हमने स्टार्ट किया था, 3 लेक्चर उसके हो गए, 4th लेक्चर है आज, जिसमें हम कुछ मज़ीद सिचुएशंस एप्लीकेशन का फेज़ था हमारा। हम उसमें आज मज़ीद कुछ सिचुएशन डिस्कस करेंगे जिनमें थ्रेट अराइज होता है, और उन सिचुएशंस में फिर हम देखेंगे किस सिचुएशन में कौन सा थ्रेट अराइज होता है, एवेल्यूएशन किन फैक्टर्स की बेस पे करते हैं उसकी, और उनके सेफगार्ड क्या होंगे। लेकिन लेक्चर की तरफ चलने से पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। शाबाश जी। नहीं मेरे भाई, मैंने हरगिज़ ये नहीं कहा कि इंटिमिडेशन थ्रेट तब होता है जब मॉडिफाइड ओपिनियन दे। एग्जाम्पल दी थी मैंने। इंटिमिडेशन थ्रेट तब होता है जब ऑडिटर को किसी भी तरीके से प्रेशराइज किया जाए, उसे प्रेशराइज करने की कोशिश की जाए। ठीक है, उसकी एग्जाम्पल थी थ्रेट ऑफ डिसमिसल और थ्रेट ऑफ लिटिगेशन। जी, फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप में कैसे इंटिमिडेशन थ्रेट अराइज हो सकता है? क्योंकि अगर आपका कोई रिलेटिव क्लाइंट पे एम्प्लॉय है तो क्लाइंट धमकी दे सकता है कि अगर आपने हमें हमारा जो है अनमोडिफाइड ओपिनियन, आपके रिलेटिव को रिमूव कर दिया जाएगा जॉब से। हमने रिमूवल नहीं मेरे भाई, कंसेप्ट पिक करें, हमने प्रेशर देखना है। प्रेशर, हमने ये नहीं देखना किसको रिमूव किया जा रहा है किसको नहीं, धमकी क्या दी जा रही है। क्या किसी भी किस्म की धमकी ऑडिट फर्म को दी जा रही है तो उससे इंटिमिडेशन थ्रेट राइज होगा, जिससे ऑडिटर अपने आप को प्रेशराइज फील करे। ठीक है, उससे इंटिमिडेशन थ्रेट राइज होगा। और कोई क्वेश्चन? जी, रोटेट और रीस्ट्रक्चरिंग में क्या फर्क है? भाईजान आज फिर चले पीछे, भाई फिर चल आज इसे बाहर निकालेंगे, तो कंसेप्ट समझ नहीं आया था सही। ये हमारी क्लास का ही हिस्सा है लेकिन इसकी पोजीशन चेंज कर दी, ऐसे ही है। ये है रीस्ट्रक्चरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी ये भाई था, ये इसको फेवर दे रहा था या इसके साथ जो है चीटिंग कर रहा था, तो इससे थ्रेट। तो मैंने क्या किया, मैंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रीस्ट्रक्चर कर दिया, इसे ऐसी पोजीशन में शिफ्ट कर दिया कि अब ये इस साथ वाले भाई के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, अब इसको चीटिंग नहीं करवा सकता। ठीक है, जब ये सिचुएशन हो तो हम रीस्ट्रक्चर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हमारे टीम मेंबर का भाई क्लाइंट में इन्वेंट्री मैनेजर है, हमने उसे वहां से हटा के पेरोल की तरफ लगा दिया। ये क्या है? रीस्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर फर्ज कीजिए कि हर स्टूडेंट जो है वो इसका भाई है पूरी क्लास में, अब हम क्या, अब रीस्ट्रक्चरिंग से काम नहीं चलेगा, अब ये क्लास ही बाहर निकालना पड़ेगा, तो इसे कहते हैं रिमूव। ठीक है, रिमूव या रोटेट का वर्ड भी इसके लिए बोलते हैं। समझ आ गया भाई? इनको वापस ले आए, आजा भाई बैठ। और कोई क्वेश्चन? जी, वो अच्छा, लॉन्ग एसोसिएशन के केस में उसने लिखा हुआ है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू ऑफ एंगेजमेंट, कि पूरी एंगेजमेंट का क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होना। देखिए, 2 तरह के सेफगार्ड मिलते जुलते हैं वहां पर, जैसे आपको रीस्ट्रक्चर और रोटेट मिलता जुलता लगता है ना, उसी तरह 2 और, एक है एडिशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट को एंगेज करना और एक है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। ठीक है, नॉर्मली हम एडिशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट को तब एंगेज करते हैं जब किसी इंडिविजुअल के प्रॉब्लम हो, या आके इसके काम को रिव्यू कर दे और हमें एडवाइस कर दे कि हमें मजीद कुछ कोई काम दोबारा करने की जरूरत है कि नहीं है। ठीक है, ये होता है एडिशनल। लेकिन अगर थ्रेट की नेचर ऐसी हो, अब देखें हालातों वाकयात से पता चलेगा, अगर हालातों वाकयात से पता चले थ्रेट की नेचर ऐसी है कि कोई इंडिविजुअल नहीं बल्कि पूरी एंगेजमेंट में प्रॉब्लम है, जैसे हो सकता है कि जो क्लोज एसोसिएशन है वो सीनियर मैनेजर या पार्टनर की हो, लॉन्ग एसोसिएशन, तो उस सूरत में चूंकि जो पार्टनर होता है उसने तो पूरी एंगेजमेंट का रिव्यू करना है, तो उसके लिए फिर क्या किया जाएगा, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवाया जाएगा। देखिए, लिख सकते हैं ये बाकी जहां जहां पे एडिशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टू रिव्यू लिखा हुआ है, वहां पे इसकी बजाय या इसके साथ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू की बात भी कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। लेकिन प्रैक्टिकली जब थोड़े काम से काम चल सकता है, खुद सोचे तो फिर ज्यादा करने की क्या जरूरत है। जब सिर्फ एडिशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट आके एक बंदे का काम चेक कर लेगा तो थ्रेट कम हो जाएगा, तो क्या खुद सोचे पूरी फर्म का क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कराने की जरूरत है? नहीं है। एग्जाम में लिखना चाहें तो लिख दें, एग्जाम में तो हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं ना, जितने मर्जी प्रोसीजर लिख दें। प्रैक्टिकली हमने देखना है कि अगर कम प्रोसीजर से काम हो जाता है तो फिर ज्यादा की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो लिखना चाहे एग्जाम में लिख सकते हैं, एडिशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट भी लिख सकते हैं और इसके साथ QCR भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। लेकिन बेहतर यह है कि जो जैसा लिखा है उसने हम उसको फॉलो करें तो वो ज्यादा बेहतर है। जी, और कोई क्वेश्चन? जी,
काशिफ एंड कंपनी, अच्छा एक कंपनीज एक्ट में से क्वेश्चन था कि एक पर्सन है जिसको बिल भेजा गया और बिल की इंस्टॉलमेंट्स करवा दी गई है। अब ये तो हमें पता है कि इंस्टॉलमेंट से गर्ज नहीं है हमें, अगर बिल की अमाउंट आउटस्टैंडिंग है 90 डेज तक तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो उसमें उसने कोई शायद 10 इंस्टॉलमेंट्स करवाई थी महीने महीने की, जिससे कंफर्म हो रहा था कि फ्यूचर में जाके 90 डेज से ओवरड्यू हो जाएगा। लेकिन उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे शायद आपने फोकस नहीं किया। रिक्वायरमेंट में वो ये कहता था अपॉइंटमेंट के ऊपर कमेंट कीजिए, तो जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट थी तब इस बिल के 90 डेज नहीं हुए थे पूरे। जब 90 डेज नहीं हुए थे तो हमने एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट क्या कहा, अपॉइंटमेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती। स्टूडेंट इस बात में एतराज करते हैं कि सर आपने कैसे कह दिया अपॉइंटमेंट हो सकती है, ये तो उसने 10 इंस्टॉलमेंट करवा दिया है। वो बिल 1 या 2 महीने पुराना था, 1 महीना पुराना था, इंस्टॉलमेंट उसने 10 करवाई थी। तो इसके बावजूद हमने कहा क्वालिफाइड है अपॉइंटमेंट के लिए, क्यों? क्योंकि अभी 90 डेज नहीं गुजरे थे। हाँ, एडिशनल आपको ये लाइन भी लिख देनी चाहिए कि अपॉइंटमेंट के बाद अगर ये बिल को पे नहीं करता तो जब 90 दिन हो जाएंगे तब डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। यानी डिस्क्वालिफिकेशन की बात एडिशनल पॉइंट के तौर पे कह सकते हैं, लेकिन एट डेट ऑफ अपॉइंटमेंट वो क्वालिफाइड था क्योंकि बिल को 90 डेज ओवरड्यू नहीं हुए। क्लियर मेरे भाई? और की क्वेश्चन जी? कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट कंपनीज एक्ट एससीसीपी की तरफ से है। मैं ये रटे वाली बात थी ना, मैंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली बात में लिखा, जनरल वाली बात में कहा था मैंने, ये रटे वाली बात है, तुम मान ले भाई रटे वाली बात सिर्फ रटा है। इसके एग्जांपल है कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। पाकिस्तान में लिस्टेड कंपनीज के लिए कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, जिसमें एससीसीपी ने ये बताया हुआ है कि कौन कौन सी सर्विसेज ऑडिटर अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं और कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते, लिस्ट दी हुई है। लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं। अब ये ना हो कि सवाल के जवाब में आप उसको ढूंढना शुरू करें। हाँ जी, वो नहीं पढ़ना। पार्टनर्स पे अगर ये सारी कोई ऐसी सिचुएशन राइज होती है जिसमें पार्टनर अंडर थ्रेट है, सर जैसे कि आप अक्सर वर्ड यूज कर रहे थे, कभी पार्टनर का कभी मेंबर्स का, ये भी ऐसे ही है, बहुत सी प्लेसेस में मेंबर्स का वो वर्ड यूज करते हैं। अच्छा, कोड ऑफ एथिक्स में अगर कभी उस स्टूडेंट का कहना है कि मैं पार्टनर का वर्ड यूज करता हूं, कभी मेंबर का, तो असल में जो वर्ड आपने यूज करना है वो है मेंबर, इंगेजमेंट टीम मेंबर। इंगेजमेंट टीम मेंबर में पार्टनर भी आ जाता है। अब कंसेप्ट है एंगेजमेंट टीम मेंबर। अब चूंकि उसकी बाजू का कोई एग्जांपल देनी होती है, तो मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल पार्टनर का ये पास शेयर्स हैं, मैनेजर के पास शेयर्स हैं, तो उसका ये मतलब आपने हरगिज नहीं समझना कि ये रिक्वायरमेंट सिर्फ पार्टनर या मैनेजर के लिए है। वो तो एग्जाम्पल के तौर पे कर, एक होता है रूल, एक होती है एग्जाम्पल। रूल समझ, रूल क्या है? किसी भी एंगेजमेंट टीम मेंबर के पास शेयर्स होंगे थ्रेट राइज हो जाएगा, या उसके रिलेटिव के पास भी हुआ फिर भी थ्रेट राइज हो जाएगा। क्वेश्चन इनका ये है कि सर समटाइम ऐसी सिचुएशन राइज होती है कि एंगेजमेंट टीम में से कोई मेंबर है, उसके किसी रिलेटिव के पास शेयर्स हैं, कोई अंकल है, कोई कजन है। अब थ्रेट राइज हो गया कि नहीं हुआ? किसी भी रिलेटिव के पास शेयर्स हो, याद रखिए थ्रेट राइज हो गया। अगला सवाल इनका यह है कि सर इस टीम मेंबर ने अपने कजन से कहा, अंकल से कहा, सर शेयर्स आप जिस कंपनी के आपके पास शेयर्स हैं मैं उसको ऑडिट करने के लिए जा रहा हूं। अगर किसी को पता चला ना तो वो कहेगा मैं शायद अंदर की इंफॉर्मेशन आपको देता रहा हूं और आप शेयर्स खरीदते रहे, तो बेहतर है कि आप शेयर्स को बेच दें। अगर तो वो बेच दें, बेहतरीन सिचुएशन। क्वेश्चन इनका यह है सर वो रिलेटिव हमारे कंट्रोल में तो नहीं होता, लाजमी तो नहीं वो रिलेटिव हमारी बात माने। अगर वो रिलेटिव हमारी बात नहीं मानता, शेयर को डिस्पोज नहीं करता, फिर हम क्या करेंगे? हम फर्म है, हम अगर फर्म है हम फिर क्या करेंगे? वो टीम मेंबर तो हमें डिस्क्लोज कर देगा मेरे रिलेटिव के पास शेयर्स है। फर्म क्या इस टीम मेंबर को रिमूव कर, इसे टीम का हिस्सा नहीं बनाना, हालांकि इसका कसूर कोई नहीं है, लेकिन जाहिर है अगर हम उसे टीम का हिस्सा दो चीजें होती है, एक को हम कहते हैं इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, एक कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ फैक्ट। यानी इंडिपेंडेंस ऑफ फैक्ट है मैं सोचने में एक्चुअली न्यूट्रल डिसीजन करता हूं कि नहीं करता, यह। और इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस क्या है? मैं बजाहिर दिखने में इंडिपेंडेंट हूं कि नहीं। कोड ऑफ एथिक्स ये कहता है आपको दोनों तरह से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर आप फैसले सही कर रहे हैं लेकिन बजाहिर आपका कोई रिलेटिव क्लाइंट में काम कर रहा है, बजाहिर आपके रिलेटिव के पास शेयर्स हैं, तो जनरल पब्लिक देख के क्या सोचेगी कि शायद कोई फेवर दी जा रही है। तो ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे? उस टीम मेंबर को एंगेजमेंट से रिमूव कर देंगे, ताकि दिखने में भी हम इंडिपेंडेंट, असल में तो होंगे ही होंगे, दिखने में भी हम इंडिपेंडेंट ही लोगों को लगे, तभी लोग हमारी रिपोर्ट पे एतबार करेंगे। ठीक है जी, तो उस टीम मेंबर को निकाल देना।
लेकिन अगर वो पार्टनर ही हुआ तो जो अगर वो पार्टनर, अब थोड़ी सी अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल करें साथ साथ, जज सॉरी कॉमन सेंस नहीं, प्रोफेशनल जजमेंट, अगर पार्टनर के पास ही शेयर्स हैं फिर क्या होगा? डिपेंड करता है क्या कोई और पार्टनर फारिग है। अगर कोई और पार्टनर फारिग हुआ तो इस पार्टनर को भी रोटेट किया जा सकता है, वो कोई और पार्टनर कर लेगा। लेकिन कोड ऑफ एथिक्स से पूरी फॉर्म पे अप्लाई नहीं होता आपकी बात। हाँ जी, पूरी फर्म पे अप्लाई होता है, थ्रेट राइज होगा। इसीलिए देखिए किसी हद तक थ्रेट राइज हो गया, आपने नोट किया थ्रेट को एड्रेस करने के लिए एक सेफगार्ड नहीं होता, इसलिए कि एक सेफगार्ड से थ्रेट पूरी तरह रिड्यूस नहीं होता। एक से 10% होगा, दूसरे से 30% होगा, तीसरे से इस तरीके से काम चलेगा। तो रोटेट करने के बाद मजीद भी तो कोई सेफगार्ड है, थ्रेट कम जरूर हो गया। भाई खुद सोचें, जो जिस पार्टनर के पास शेयर्स थे वही ऑडिट करता तो थ्रेट जितना होता, अब एक दूसरा पार्टनर कर रहा है, थ्रेट उतना तो नहीं होगा ना, कम हो गया ना। आपकी इस बात से मैं एग्री करता हूं, स्टिल थ्रेट अभी भी मौजूद है, लेकिन स्टिल सेफगार्ड भी अभी मौजूद है। हाँ, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवा लें, ठीक है, उससे पता चल जाएगा जजमेंट्स दी गई है, फेवर दी गई है कि नहीं। और कोई क्वेश्चन? जी, रिव्यूअर रिव्यू कब करेगा, क्वेश्चन ये है। इसको समझिए एट द एंड ऑफ द ऑडिट करेगा, दरमियान में भी कर सकता है, जैसे जैसे काम होता रहे दरमियान में भी, ठीक है, लेकिन मेन कंसेप्ट बिल्ड कीजिए कि एट द एंड ऑफ एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोलर रिव्यू करता है, और रिपोर्ट साइन होने से पहले कोड ऑफ एथिक्स एक जगह पे लिखता है, इसको डिस्कस करता है, कहता है रिव्यू करता है जब मर्जी कर लो, शुरू में कर लो, दरमियान में कर लो, एंड में कर लो, लेकिन रिपोर्ट साइन होने से पहले पहले करना चाहिए। हम प्रैक्टिकली इसे एंड में ही करवाया करते हैं, ताकि दरमियान में जो भी चीजें हैं ना वो साथ एंड पे पूरी अपडेटेड सिचुएशन सामने हो, वरना ये ना 30 दिन पहले रिव्यू करवा लें और उसके बाद मजीद कोई और मसला सामने आ जाए, उसका फिर दोबारा रिव्यू करवाना पड़ेगा। तो इस तरह के मसले मसाइल से बचने के लिए एंड में ही एक दफा, ताकि सारी जो ट्रांजैक्शन वगैरह हैं, जो सर्कमस्टेंसेस हैं, सामने आ जाए। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? जी जी, तो जाते तो सारे टीम ही काम करेंगे, तो फिर इनका रोल कैसे डिफरेंट होगा? फिर ना तो उन्होंने एक टीम है, टीम के अंदर डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स की तादाद कम से कम एक होती है और ज्यादा से ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है। हम नॉर्मली हमारी फर्म हमें जब किसी बैंक की एक ब्रांच का ऑडिट करने के लिए भेजती थी ना, तो कुछ ब्रांच होती हैं छोटी, कुछ होती है बड़ी। छोटी ब्रांच होती थी तो एक बंदे को कह देते थे जाओ भाई अकेले तुम जाओ और 4 दिन का टाइम है, इसमें ब्रांच को वेरीफाई करके आ जाओ। और अगर बड़ा क्लाइंट होता था, जैसे एक लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, बड़ी लिस्टेड कंपनी है, तो उसमें 60 से 70 मेंबर्स भी होते थे, 60 से 70 मेंबर्स भी एक टीम का हिस्सा होते थे। अब करते सब ऑडिट ही हैं, लेकिन सब क्या रोल, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट है। जैसे फर्म में जब आप जाएंगे, आपको हो सकता है सेल्स का एरिया वेरीफाई करने को दे दिया जाए, इन भाईजान को परचेजेस का एरिया वेरीफाई करने को दे दिया जाए, उनको हो सकता है पेरोल का एरिया, ठीक है, डिफरेंट एरियाज की एलोकेशन होती है। तो इसीलिए कर सब ऑडिट ही रहे होंगे, लेकिन हर एक के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट होगी। अब जो सीनियर होता है, नॉर्मली वो एरिया जो मोस्ट सिग्निफिकेंट हो, या जो लग रहा हो कि ऑडिट मैटर वाले एरियाज होंगे जो मोस्ट सिग्निफिकेंट, वो नॉर्मली सीनियर को दिए जाते हैं। और सीनियर का काम ना सिर्फ ये कि वो एरिया में प्रोसीजर परफॉर्म करना है, बल्कि जूनियर टीम मेंबर का रिव्यू करना भी होता है। हमारा सीनियर डबल काम कर रहा हो, एक तो अपना काम जो ड्यूटी लगी है उसकी वो खुद वो भी करना है, और फिर जूनियर के काम का रिव्यू भी करना होता था जी। फिर भी 5 बजे, जो 5 बजे जाता था वो सुपरवाइजर था, उसके आर्टिकल्स कंप्लीट हो चुके थे, ठीक है। बहरहाल चलिए, और कोई क्वेश्चन? सुपरवाइजर हम कहते हैं बेसिकली उस टीम मेंबर को जिसके आर्टिकल्स कंप्लीट हो चुके होते हैं, ठीक है, उसे आर्टिकल्स की टेंशन नहीं होती और वो कोई जॉब शॉप ढूंढ रहा होता है जी। और जी 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 पूछिए, क्वेश्चन क्या है? सर ये कि कोड ऑफ एथिक्स में जो बेसिकली उन्होंने डिफाइन किया हुआ है वो रिलेटिव्स के बारे में की है। जब सर रिलेटिव्स तो एक बहुत बड़ी डोमेन भी आ जाती है इस तरह, तो सर अगर किसी रिलेटिव के पास शेयर्स हैं वो हमें बिल्कुल पता ही नहीं है, तो सर बेसिकली हमें ऑडिट में इफेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन हम उसे जस्टिफाई कैसे करेंगे बाद में? अच्छा, ये इनका क्वेश्चन अच्छा है, ये भी कोड ऑफ एथिक्स में इंटरेस्टिंगली एक पैराग्राफ में उसने इसको डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। इसको वो नाम देता है मुश्किल से इनएडवर्टेंट वायलेशन। इनएडवर्टेंट का मतलब होता है ला इल्मी में या अनजाने में। तो वो कहता है, अगर क्वेश्चन स्टूडेंट का ये है कि सर रिश्तेदार की डोमेन में तो बहुत से रिश्तेदार आ सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, और जो रिश्तेदार जो काम करते हैं वो हमें जरूरी नहीं बताएं भी। तो अगर कोई हम ऑडिट कर रहे हैं और किसी रिश्तेदार ने शेयर्स खरीद लिए, हमें पता ही नहीं है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? अगर तो आपको नहीं पता, अगर आपको नहीं पता तो कोड ऑफ एथिक्स कहता है वायलेशन नहीं होगी, कुछ काम नहीं करना। लेकिन अगर आपको पता है तो फिर आपको रिमूव करना पड़ेगा। अब इससे अगला सवाल आपने नहीं सोचना
कि ये कैसे साबित होगा आपको पता है कि नहीं पता, ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से साबित होता है, हालात वाक़यात से पता चल जाता है कि क्या पता होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? चलिए अब हम चलते हैं पास पेपर के क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इन क्वेश्चन में एक स्टूडेंट ने एक बात बताई है कि सर इसमें कुछ पार्ट ऐसे भी थे जो शायद हमने सिचुएशंस कवर नहीं की, तो उम्मीद है आपने उनको देख के दूसरे पार्ट नहीं छोड़ दिए होंगे जिनके हमने कवर किए, कि सारे छोड़ दिए? सारे छोड़ दिए, शाबाश। तो हम इनको डिस्कस करते हैं। जो पार्ट ऐसा होगा जो हमने अभी कवर नहीं किया, मैं ब्रीफली कंसेप्ट आपको बता दूंगा, ठीक है, और उसके बाद फिर आगे चलेंगे ताकि बेस बन जाए। सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कहां पे? एंड में तो नहीं मुझे नजर आ रही, शुरू में, शाबाश। डिस्कस द कैटेगरीज ऑफ थ्रेट्स दैट मे बी इन्वॉल्वड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सिचुएशंस एंड एडवाइज द पार्टनर ऑफ द कंसर्न्ड फर्म विद रिगार्ड टू पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन व्हिच मे बी अडॉप्टेड इन ईच केस। सबसे अहम अल्फाज 3 लाइंस हैं, इनमें कौन से 3 लफ्ज ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा अहम? थ्रेट्स को अंडरलाइन करें, फिर इसके बाद कोर्स ऑफ एक्शन को अंडरलाइन करें, और फिर ईच को भी एहतियातन अंडरलाइन कर दें। वैसे तो आपको पता ही है कि जितने पार्ट्स होते हैं हर एक को अलग-अलग आंसर करना होता है, लेकिन फिर भी एहतियातन ईच को अंडरलाइन कर दें जिसे पता चल जाए हमें ए पार्ट अलग सॉल्व होगा, बी पार्ट अलग सॉल्व होगा। बताइए किस लफ्ज से हमें पता चला ये कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन है? लफ्ज थ्रेट से, क्योंकि जो थ्रेट का लफ्ज है पूरे ऑडिट में 2 चैप्टर में ही डिस्कस हुआ है। किन 2 चैप्टर्स में? एक तो चैप्टर 7 हो गया, और किस चैप्टर में? चैप्टर 5 में। 5 में एक्सेप्टेंस स्टेज पे जो थ्रेट्स होते हैं उनका जिक्र किया गया, और चैप्टर 7 में जो रूटीन के ऑडिट में थ्रेट्स होते हैं उनका जिक्र किया गया है। तो इससे हमें पता चल गया कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन है। अब यहां तो चैप्टर 5 में से या चैप्टर 7 में से सिचुएशन हमें बताएगी। अगर क्वेश्चन में कहीं उसने एक्सेप्टेंस का लफ्ज डाल दिया तो हम किधर चले जाएंगे? चैप्टर 5 में। और अगर एक्सेप्टेंस का लफ्ज नहीं डाला, चैप्टर 7 में से ढूंढेंगे कौन सी सिचुएशन है। ये क्लियर हो गया। अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है? कि इंडिपेंडेंट सिचुएशन है, इंडिपेंडेंट सिचुएशन है, ठीक है। द ऑडिट ऑफ जेजे लिमिटेड इज एट इट्स कंप्लीशन स्टेज। द मीटिंग्स ऑफ ऑडिट कमेटी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड विद इन अ वीक। अनकरीब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने, ऑडिट तकरीबन कंप्लीट है, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है जिसमें डायरेक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव कर देते हैं। याद है हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लेते हैं। तो हमारा ऑडिट और रिप्रेजेंटेशन लेटर भी हम उनसे साइन करवा लेते हैं उस मीटिंग में। तो ये मीटिंग जो है ये एक क्रिटिकल मीटिंग होती है, इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है। क्या इसका मतलब ये है हमारा ऑडिट खत्म, ये लास्ट में यही एक्टिविटी होती है। मीटिंग हुई, डायरेक्टर के सामने अकाउंट्स रखे, उन्होंने कहा ठीक है, साइन किए, रिप्रेजेंटेशन साइन की, हमने जैसे रिपोर्ट साइन कर दी। हुआ क्या कि हफ्ते बाद टू कंसीडर एंड अप्रूव द एनुअल, वही बात कर दी, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करने। अच्छा, यहाँ पे एक स्टूडेंट कहने लगा तो सर इससे पहले हम बगैर अप्रूव हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करते रहे हैं। वो इससे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डायरेक्टर अनऑफिशियली वो भी अप्रूव होती है, लेकिन डायरेक्टर कहते हैं सर ऑडिट करते हुए आपने अगर कोई एडजस्टमेंट सामने आ गई तो हर रोज आपकी एडजस्टमेंट सामने आती जाएगी, हम हर रोज अप्रूव करते जाएंगे। ऐसे ना करें, हम आपको अपना ड्राफ्ट दे देते हैं, आप ऑडिट करें, जो भी आपने सजेशंस होंगी आपकी, हमारा अकाउंटेंट इसको ठीक करता रहेगा। जब आपकी तरफ से सारी एडजस्टमेंट रिकॉर्ड हो जाए, ऑडिट फाइनल हो जाए, तब आके एक ही दफा साइन करवा लीजिएगा। इसीलिए प्रैक्टिकली जो साइन किए जाते हैं वो एक ही दफा किए जाते हैं, और स्टार्ट की बजाय कब किए जाते हैं? एंड में। डायरेक्टर्स कब साइन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को? अप्रूव करते हैं एंड पे, ताकि वो फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो जिनको अप्रूव किया जा रहा है। कह रहा है जेजेएल इज फेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टी एंड हैज नॉट पेड द ऑडिट फी ऑफ द प्रीवियस ईयर। पिछले साल की ऑडिट फी पे नहीं की। अगर तो पिछले साल, इससे मुझे पता चल गया कि ये रिकरिंग ऑडिट है, ठीक है। अगर पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया होता ना तो हम एक्सेप्ट ही ना करते जब तक उसकी फीस पे ना होती। तो हमने क्यों एक्सेप्ट कर लिया इस साल? क्योंकि किसी और की फीस है, हमारी ही फीस पेंडिंग थी। तो कोड ऑफ एथिक्स कहता है अगर आप ही की फीस पेंडिंग हो ना, आपने अपने आप को प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर तो नहीं भेजना, तो आपके पास ऑप्शन है, ऑडिट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन एंड करने से पहले, अगले साल की ऑडिट रिपोर्ट को साइन करने से पहले पिछले साल की फीस क्लियर होना जरूरी है। यहां पे कंसेप्ट ज़हन में रख के बना लीजिए कि फीस, अच्छा फीस में थ्रेट कौन सा राइज होगा पहले तो ये बता, सेल्फ इंटरेस्ट। हालांकि नहीं भी पढ़ा हुआ आपको ये तो पिक कर लेना चाहिए था, ठीक है। अब जो अगली बात आपने नहीं पढ़ी वो क्या है कि किसी और ऑडिटर की फीस आउटस्टैंडिंग है ना, तो आपने एक्सेप्ट ही नहीं करना जब तक फीस पे ना हो। अगर अपनी ही फीस पिछले साल की पेंडिंग है, एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको साइन नहीं करना एंड पे रिपोर्ट को जब तक पिछली फीस क्लियर ना हो। वरना इसकी रीजन जो कोड ऑफ एथिक्स नहीं बताता,
इसकी रीजन ये है कि हो सकता है क्लाइंट कहे सर पिछले साल आपकी फीस पता है क्यों नहीं आपको मिली, वरना तो रिपोर्ट साइन होने के मजदूर को उसकी मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले हम दे देते हैं, हमारे एम्प्लॉय से पूछ ले, आपको क्यों नहीं दी? क्योंकि आपने हमारी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम नहीं किया। एम्प्लॉयज हमारी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करते हैं, हम आपको कहते हैं अनमोडिफाइड, आपने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया, हमने आपकी फीस दबा ली और आपको ये कहा सर पैसे ही नहीं है, मुल्क की हालात बहुत खराब है? हालांकि कैश फ्लो स्टेटमेंट आप ही के सामने है जिसमें इतना बैंक बैलेंस है, लेकिन फिर भी क्या कहा? अच्छा अगले साल फिर क्लाइंट यही कहेगा, सर ऊपर पर से क्या कहेगा? सर हालात बहुत खराब है, पैसे नहीं है। अंदर अंदर से क्या उसकी सोच है कि देखता हूं इस साल भी क्वालिफाइड ओपिनियन देते हो या कि अनमोडिफाइड। अनमोडिफाइड दिए तो चलो फीस दे दूंगा, क्वालिफाइड दिया तो फीस दबा दूंगा। इसीलिए अगर हमारी पिछले साल की फीस अभी तक क्लियर नहीं हुई तो कौन सा थ्रेट राइज होगा? सेल्फ इंटरेस्ट। हमने क्या करना है? हमने कहना है पहले फीस क्लियर करो या पक्की कमिटमेंट दो कि फीस पे, पक्की कमिटमेंट से मुराद होता है चेक दे दो फ्यूचर डेट का, या तो अभी कैश दे दो, नहीं तो पक्की कमिटमेंट दो यानी फ्यूचर डेट का चेक कि हमें पेमेंट मिल जाएगी। तो इससे ये क्लियर करने के बाद यानी अपनी आउटस्टैंडिंग अमाउंट सिक्योर करने के बाद खुद सोचे। अब हम जब रिपोर्ट पे साइन करने लगेंगे तो अपने आप को इंडिपेंडेंट फील करेंगे कि नहीं, और अगर फीस पेंडिंग हुई तो फिर अब थोड़ा सोचेंगे हम कि पिछले साल की पता नहीं अब भी मिलती है कि नहीं। बी, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ HPL लिमिटेड, engagement partner has informed the firm that his brother has acquired 200,000 shares in HPL। मुझे ये बताइए सिचुएशन है कौन सी? पहले तो ये पहचान, फाइनेंशियल इंटरेस्ट। तो होल्डिंग ऑफ शेयर्स बाय एंगेजमेंट पार्टनर, बाय ब्रदर ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर इन HPL क्रिएट सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट बिकॉज, आगे ये आइडेंटिफाई हुआ थ्रेट, आगे एक्सप्लेन भी तो करना है, बिकॉज his judgments may be influenced because of this financial interest। कुछ भी एक्सप्लेन करते हैं, बिकॉज ही मे बी विलिंग टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ HPL टू गेन पर्सनल एडवांटेज। ठीक, तो ये हो गया हमारा थ्रेट। सिग्निफिकेंस के फैक्टर्स लिखने चाहिए कि नहीं? पूछा नहीं, हाँ शाबाश, पूछा। याद रखें सिग्निफिकेंस के फैक्टर्स पूछे या ना पूछे आपने लिखने ही लिखना है, आपने लिखने। तो असल में ये पुराने क्वेश्चन जो थे ना, मैं आपको क्यों ये कह रहा हूं, पुराने क्वेश्चन में सिग्निफिकेंस के फैक्टर नहीं पूछा करता, अब पूछा करता है। इसी तरह पुराने क्वेश्चन में वो कहता था सिर्फ थ्रेट को आइडेंटिफाई कर दे, अब वो एक्सप्लेन करवाने को भी कह रहा है। तो इसलिए चाहे किसी भी कोड ऑफ एथिक्स के क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट हो या ना हो, आपने उसको थ्रेट को आइडेंटिफाई करने के बाद एक्सप्लेन भी करना है और सिग्निफिकेंस के फैक्टर्स भी लिखने हैं, चाहे क्वेश्चन में पूछा हो, क्योंकि लेटेस्ट टेस्टिंग जो कर रहा है उसमें दोनों चीजें कर रहा है, एक्सप्लेनेशन भी और सिग्निफिकेंस भी। हालांकि मेरे ख्याल में सिग्निफिकेंस तो ठीक है लेकिन उसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांगनी चाहिए थी, लेकिन वो कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए आपकी एक्सप्लेनेशन में पूछा तो लिखते। मैं क्लियर हो गया ये? अच्छा, आपने एक चीज ऑब्जर्व करेंगे आगे क्वेश्चन करते हुए, एक दफा आपको पता चल जाए ना ये सिचुएशन कौन सी है कोड ऑफ एथिक्स में, किसी भी केस स्टडी को, वो क्वेश्चन तकरीबन रिप्रोडक्शन का हो जाता है। उसमें आपको बहुत ज्यादा, जैसे वो रिपोर्ट वाले क्वेश्चन में जजमेंट अप्लाई करना पड़ती थी, इंपैक्ट देखना पड़ता था कितना है, मटेरियल परवेसिव है, जजमेंट टाइप ऑफ ओपिनियन, क्या रिपोर्ट में किसी और जगह इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसमें ज्यादा सोचना पड़ता था रिपोर्ट वाली केस स्टडी में। यहाँ पे कोड ऑफ एथिक्स वाली केस स्टडी में ज्यादा नहीं सोचना पड़ता, आपको सिर्फ स्पेशल मैच करनी पड़ती है बस, उसके बाद सिर्फ थोड़ी बहुत उसकी कांट छांट करनी है आपने। मेजर मटेरियल्स आपका मोर देन 80% वही है जो उधर लिखा होता है, ठीक है। सिर्फ टीम मेंबर की बजाय जो नाम होगा वो इस्तेमाल कर देना है, क्लाइंट की बजाय नाम कंपनी का, इस तरह की चेंजेस करनी है बस। अच्छा, अगर किसी सोल्यूशन में ऐसे ही आंसर लिखा हुआ है जैसे कि कॉपी पेस्ट कर दिया गया हो कंसेप्ट, तो आपने ऐसे नहीं करना। बाजू का ऐसा होता है मेरे पास टाइम कम होता है ना, तो मैं क्या करता हूँ वो कॉपी पेस्ट कर दिया, हालांकि नहीं करना चाहिए मुझे, लेकिन कभी टाइम कम कर दिया। तो आपने क्या करना है, केस स्टडी के अंदर जो केस स्टडी की सोल्यूशन के अंदर केस स्टडी की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को यूज करना। बी क्लियर है जी? ए में कौन सा थ्रेट इन्वॉल्व होगा? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, क्योंकि हमारी फीस फंसी हुई, फीस जहां पे भी आ गई सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 5 रिक्वायरमेंट किधर है? सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़े। डिस्कस द पॉसिबल थ्रेट्स विच में अराइज, देयर सिग्निफिकेंस एंड द सेफगार्ड्स रिक्वायर्ड टू मिटिगेट दोस। बताइए कौन कौन से लफ्ज अंडरलाइन करने हैं? थ्रेट्स, सिग्निफिकेंस, सेफगार्ड।
लफ्ज थ्रेट से हमें पता चल गया या तो चैप्टर 5 का क्वेश्चन है या 7 का। अब इन सिचुएशन को देखेंगे, अगर इसमें कोई एक्सेप्टेंस की बात की उसने तो चैप्टर 5 का, वरना 7 का। और यहां पे नोट कीजिए उसने क्लियरली सिग्निफिकेंस भी पूछ लिया। अगर ना भी पूछता ना तो हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हम सिग्निफिकेंस फिर भी लिखते। अब तो हम पे लाजिम हो गया। ठीक है जी, डिस्कस द पॉसिबल। चलिए, यू हैव रिसेंटली बीन प्रमोटेड एज ए पार्टनर इन एश्योरेंस डिपार्टमेंट ऑफ ए फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, आप प्रमोट करके पार्टनर। अच्छा, प्रमोशन से पहले आपका स्टेटस क्या होता होगा भला? मैनेजर होते होंगे आप, या सीनियर मैनेजर। योर पोर्टफोलियो, अच्छा आप कह रहे हैं इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में आपको, इसका मतलब है फर्म के अंदर कोई और डिपार्टमेंट भी होता है क्या? वो कौन सा डिपार्टमेंट? नॉन इंश्योरेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, अगर ऑडिट या रिव्यू करवाना है वो कौन सा डिपार्टमेंट में क्लाइंट जाते होंगे? इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में। और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करवानी है, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करवानी है, अगर कोई आईटी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाना है, वो नॉन इंश्योरेंस डिपार्टमेंट। ठीक है जी, टैक्स की सर्विसेज लेनी है, टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, वो किधर जाएगा? नॉन इंश्योरेंस। शाबाश। अब देखिए, अब वो क्या कह रहा है? कह रहा है योर पोर्टफोलियो ऑफ क्लाइंट इंक्लूड शाह मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए लीडिंग कार डीलर, कैसर ए सीनियर मैनेजर एश्योरेंस इन योर फर्म। अब कैसे बताइए, आपसे ऊपर है कि आपके अंडर काम कर रहा है? आपके अंडर काम कर रहा है। शाबाश। हैज बीन ऑडिटिंग एसएमएल फॉर पास्ट 7 years। पास, ये 7 years को अंडरलाइन कर दें। लॉन्ग एसोसिएशन। अगर 3 भी लिखा होता ना फिर भी, लेकिन 2 लिखा होता तो ना होती। 1 2 पे नहीं, 3 साल हो जाए उसके बाद लॉन्ग एसोसिएशन शुरू। ये उसने हमें ना, ये असल में घुमाया है। हम ये समझ रहे होते हैं कि शायद 1 2 3 जो करेगा ना वही केस स्टडी है। तो एग्जाम में भी कुछ स्टूडेंट ये 1 को एड्रेस किया, 2 को एड्रेस किया, इस वाले यूं कह ले हिडन थ्रेड को, हिडन सिचुएशन को वो छोड़ा है। क्या हमें इस सिचुएशन को भी एड्रेस करना चाहिए? बिल्कुल, ये लॉन्ग एसोसिएशन है। क्या लिखेंगे कि लॉन्ग एसोसिएशन ऑफ कैसर इन ऑडिट ऑफ एसएमएल क्रिएट्स सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट और फेमिलियरिटी थ्रेट। और कोई थ्रेट है? 2 ही थ्रेट है, सेल्फ इंटरेस्ट पक्का। अच्छा, आगे रीजनिंग में क्या लिखेंगे फिर? बिकॉज ही हैज बीन इन्वॉल्व इन क्लाइंट फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है, ये जो आगे एक्सप्लेन करना है ना, आपने एक्सप्लेन करना है, ये आपने अपने अल्फाज में करना है। इसकी कोई स्टैंडर्डाइज वर्डिंग नहीं है, ये आपने अपने अल्फाज में करना है। ये कहीं कोड ऑफ एथिक्स में भी इसका जिक्र नहीं है। क्लियर है? अच्छा, और सेफ गार्ड्स क्या होंगे? थोड़ी सिग्निफिकेंस के फैक्टर्स क्या है? लेंथ ऑफ टाइम, नेचर ऑफ रिलेशनशिप नहीं है, नेचर ऑफ रिलेशनशिप तो नहीं है, रोल ऑफ इंडिविजुअल, टाइम पास, 2 हो गए, क्लोजनेस ऑफ रिलेशनशिप विद मैनेजमेंट। शाबाश। ठीक है जी। और सेफ गार्ड्स क्या होंगे? रिटेन कर दिया जाए, और इंडिपेंडेंट रिव्यू, एंगेज एडिशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। क्लियर हो गया? ये आपकी एक सिचुएशन एड्रेस हुई। इसके बाद नेक्स्ट, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एन ऑडिट टीम मेंबर, CFO of SML has helped the team member's brother in securing early delivery of a vehicle ordered by him on preferential basis। अब ये असल में जब परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज का केस होगा ना, उसमें डिस्कस कर। ये अभी आपने सिचुएशन पढ़ी नहीं हुई, ये आपने सिचुएशन अभी नहीं पढ़ी हुई, लेकिन एक छोटा सा कंसेप्ट जहन में रख लीजिए। 2 चीजें हैं, एक है परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज, एक है बिजनेस रिलेशनशिप। दोनों इकट्ठी ही पढ़ाई जाती है, हम भी इकट्ठे पढ़ेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज का मतलब है कि टीम मेंबर क्लाइंट से कुछ चीजें या सर्विसेज हासिल कर रहा है, टीम मेंबर। ठीक है। और बिजनेस रिलेशनशिप का मतलब होता है कि क्लाइंट ऑडिट फर्म से या टीम मेंबर से ऑडिट के अलावा कोई और गुड या सर्विसेज हासिल कर रहा है, ये बिजनेस रिलेशनशिप में आएगा। ठीक है, ये दोनों में फर्क है। क्लियर? चलिए, हमने एक बिजनेस, हाँ वो हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी, पार्टनर की प्रॉपर्टी थी और उसने अपने क्लाइंट को रेंट पे दे दी थी, याद है? लीज पे, बहुत सी प्रॉपर्टीज थी, लीज पे दे दी थी। अगर हम कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक इसको सॉल्व करते तो इसमें ये परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस वाला केस होता है या बिजनेस रिलेशनशिप है? बिजनेस, क्योंकि परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज में स्पेसिफिकली उस सिचुएशन को डिस्कस किया गया है जिसमें ऑडिट टीम मेंबर क्लाइंट से गुड या सर्विसेज हासिल कर रहा है। अगर वाइस वर्सा हो ना, यानी क्लाइंट गुड या सर्विसेज है, तो फिर उसे हम बिजनेस रिलेशनशिप की तरफ लेके जाते हैं। तो ये हमारा वो बिजनेस, ये अभी हमने नहीं पढ़ा हुआ, इसको पेंडिंग कर दें।
लेकिन बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बिल्ड कर दिया। SML हैज हायर्ड ए न्यू हेड ऑफ मार्केटिंग, हिज सन अमजद इज एक्सपेक्टेड टू बी इंक्लूडेड एज ए जूनियर टीम मेंबर इन SML's ऑडिट टीम। क्या कोई थ्रेट अराइज हुआ? इफ सन ऑफ मिस्टर अमजद is included in team member, it creates self interest threat, familiarity threat, intimidation threat. क्यों? because he may give favors to his father, because Amjad, son of Amjad may give favors to father. ये हो गया हमारा थ्रेट की आइडेंटिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन। अब इसके बाद वैल्यूएशन। कौन से फैक्टर्स आएंगे वैल्यूएशन में? नेचर ऑफ रिलेशनशिप, रोल ऑफ इंडिविजुअल इन ऑडिट फर्म, रोल ऑफ इंडिविजुअल इन एश्योरेंस क्लाइंट। अब एश्योरेंस क्लाइंट की जगह पे नाम लिख देंगे, ठीक है, इंडिविजुअल की जगह पे नाम लिख देंगे, क्योंकि हमने इसे रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन के तौर पे नहीं आईकैप को देना, केस स्टडी के सोल्यूशन के तौर पे देना है। तो केस स्टडी का सोल्यूशन में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑफ केस आपके सोल्यूशन का हिस्सा होनी चाहिए। क्लियर जी? ये दो, इसमें 3 सिचुएशन थी, हमने 2 कर ली, 1 पेंडिंग पे है। डन जी, आगे चलें। क्या चीज? लॉन्ग एसोसिएशन वाली बात ना ए में, हाँ, क्योंकि वो हमारी इधर लैदा से है ना, आप इसकी हेडिंग दे देंगे। हाँ, रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो रिक्वायरमेंट में कहा, उसने कहा कि सिर्फ 1 और 2 बताओ। रिक्वायरमेंट में कहा है डिस्कस द पॉसिबल थ्रेट व्हिच मे अराइज एज सेफगार्ड टू द, तो पूरे क्वेश्चन में कह रहे हैं ना, स्पेसिफाई तो नहीं कर रहा, में स्पेसिफाई तो नहीं कर रहा ना कि मुझे 1 और 2 में से सिर्फ थ्रेट निकाल के दो, पूरे क्वेश्चन में से कह रहा है। तो 7 years में हमने आइडेंटिफाई करना था। पिछले साल का ऑडिट भी, यहाँ पे वो भाईजान ये कह रहे हैं कि पिछले 7 साल से वो ऑडिट कर रहा है, तो ये फेमिलियरिटी थ्रेट भी क्या नहीं आएगा? आएगा, लिखा भी हम, जिसके अंदर हमारी फीस। अच्छा, इससे भी पिछला क्वेश्चन से ना, रिवर्स गियर ना लगाया करे इतने, कोई बात नहीं। इसमें क्या कह रहे हैं? फेमिलियरिटी थ्रेट, इनका पॉइंट ऑफ व्यू यह है कि चूंकि पार्ट ए में पिछले साल का ऑडिट भी फर्म ने किया था, फेमिलियरिटी थ्रेट अराइज हो गया, लेकिन 3 साल के बाद अराइज होता है। ये तो भी दूसरा साल है, बल्कि तीसरा साल भी होता है ना, फिर भी नहीं होता, 3 साल कंप्लीट होने के बाद थ्रेट अराइज होगा। क्लियर जी? किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन इसमें इंटिमिडेशन थ्रेट क्रिएट नहीं होगा, इसमें इंटिमिडेशन थ्रेट क्रिएट। देखिए, ये अभी मैंने ये केस स्टडी आपको कवर ही नहीं करवाई, मैंने तो सिर्फ बेसिक कंसेप्ट दिया था। मैंने कहा चलते चलते केस स्टडी आ गई है ना, तो बेसिक कंसेप्ट बिल्ड करता जाऊं, बाद में आसानी हो। इसके बारे में अभी ज्यादा ना सोचें, ठीक है? वो जब हमारे सामने सिचुएशन आएगी, खुल के सारे थ्रेट्स आएंगे, तो सिर्फ एक सबसे बड़ा थ्रेट बताया, मेन कंसेप्ट। हाँ जी, मैं उस आपके क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूं मेरे भाई। ये है क्वेश्चन 5। इसमें क्या क्वेश्चन आपका? कह रहे लॉन्ग एसोसिएशन में सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट कैसे क्रिएट होता है? इसलिए कि जो क्लाइंट खास से लंबे अरसे तक हमारा क्लाइंट हो, हमारी कोशिश होती है कि हमारे हाथ से वो ना जाए, उससे फिक्स्ड इनकम स्ट्रीम हमें हर साल आ रही होती है, तो हमारा पक्का क्लाइंट है ना, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा, तो इसे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी राइज हो, इससे हमें हर साल फीस मिल रही है। नहीं, ये फर्म का ही थ्रेट है, फर्म का ही थ्रेट है, क्योंकि कैसर अगर खासे लंबे अरसे तक है तो इसका मतलब है ये फर्म का क्लाइंट भी तो है खासे लंबे अरसे तक, तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अराइज होता है। और की क्वेश्चन? चलिए, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, आपने इसके ऊपर अमल नहीं करना, पूरा यकीन है 100% में, लेकिन फिर भी बताना मेरा फर्ज था। कोड ऑफ एथिक्स बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए नहीं लिखा गया, ये लिखा गया है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए। अब चूंकि आपने में से ज्यादातर स्टूडेंट्स ने फ्यूचर में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, प्रैक्टिस करनी है, इसीलिए आपको सिखाया जा रहा है, लेकिन बेसिक पर्पस इसका स्टूडेंट का इम्तिहान लेना नहीं है। बेसिक पर्पस है प्रैक्टिस में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सिचुएशन फेस करना पड़ती हैं, उन सिचुएशन में उन्होंने क्या करना है, बेसिक पर्पस ये ध्यान में रखिए। अब इसीलिए, अब चूंकि हमने तो आपको कोड ऑफ एथिक्स पढ़ाना तो पूरे का पूरा पढ़ाना है, लेकिन कुछ थ्रेट या कुछ सेफगार्ड ऐसे भी हैं। अब आईकैप ने जब सिचुएशन सामने आई, जैसे फॉर एग्जांपल फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप की, अब आईकैप ने ये थोड़ी करना था, भाई का पर्सनल रिलेशनशिप है तो उसके अलग पैराग्राफ बना था, स्पाउस का अलग, चाइल्ड का अलग, कजन का अलग। आईकैप ने तो एक ही पैराग्राफ के अंदर सारी सिचुएशंस को कवर करना है।
तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी स्पेसिफिक प्रैक्टिकल सिचुएशन को जहन में रख के आई कैप ने कोई थ्रेट या उसका सेफगार्ड इंक्लूड किया होता है। उस प्रैक्टिकल सिचुएशन को आप स्टूडेंट लाइफ में क्योंकि आपने ऑब्जर्व नहीं किया होता पिक नहीं कर पाते, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इस सिचुएशन में ये सेफगार्ड क्यों लिखा है, इस सिचुएशन में ये थ्रेट क्यों लिखा है। ठीक है, वो इस वजह से कंफ्यूज हुए कि क्यों कंफ्यूज हुए कि जिस सिचुएशन को सामने रख के आई कैप ने ये लिखा हुआ है ना थ्रेट या सेफगार्ड, वो सिचुएशन अभी तक आपने देखी ही नहीं। ठीक है, और मैं आपके जहन में उसकी एग्जाम्पल भी फिट नहीं करना चाहता, वरना आप उसकी तरफ ज्यादा सोचना वो आपके लिए समझना भी मुश्किल होगा। जो चीज ना देखी हो उसको समझना मुश्किल होता है ना। हाथी, जैसे ही मैंने हाथी बोला आपके जहन में हाथी आ गया कि नहीं आ गया। अब अगर मैं कहूं जरा हाथी की शक्ल बना भी सकते हैं आप, लेकिन जिस बंदे ने सारी जिंदगी में कभी हाथी देखा ही ना हो उसको आप कहेंगे हाथी बड़ा भारी जानवर है, उसको तो नहीं पता चलेगा ना। आप कहेंगे उसकी नाक बहुत लंबी होती है, वो एक लगाएगा कभी नाक भी लंबी होती है, ये छोटी सी नाक होती है, क्योंकि उसने कभी हाथी देखा। इसीलिए बाज़ औक़ात कुछ थ्रेट या सेफगार्ड सिचुएशन में आएंगे, मेरी हत्तुल इम्कान कोशिश होगी सारे एक्सप्लेन करूं, लेकिन और आपने भी कोशिश करनी है समझ आ जाए। लेकिन अगर कोई थ्रेट या सेफगार्ड समझ नहीं आता तो समझ लीजिएगा क्यों नहीं समझ आ रहा, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन है जो अभी तक आपने फेस ही नहीं की। जैसी सिचुएशन फेस करेंगे फौरन समझ आ जाएगा। तो आपने फिर क्या करना है, उसको रट्टा जरूर लगा लेना है, छोड़ना नहीं है हमने। तो बाज़ औक़ात ऐसे थ्रेट या सेफगार्ड आएंगे, आपको डायरेक्ट हमारी वाली एग्जांपल से या केस से लिंक होते नहीं नजर आएंगे, लिंक होते नजर नहीं, लेकिन स्टिल उसके बावजूद आपने अपना आंसर कंप्लीट देना है। ठीक है, समझ आ गया तो ठीक, कोई थ्रेट या सेफगार्ड सिचुएशन से लिंक हो गया तो ठीक, ना हुआ तो रट्टा जरूर लगाना। ये हमारी तकरीबन 15 के करीब अगर सिचुएशंस हैं, इनमें से 3 सिचुएशन में टोटल मिला के 5 या 6 थ्रेट या सेफगार्ड ऐसे होंगे, टोटल मिला के पूरे कोड 5 या 6 थ्रेट या सेफगार्ड जो आपको शायद समझ नहीं आया, आपको रट्टा लगाना पड़े। ठीक है, यानी एक सिचुएशन बाज़ औक़ात एक होता है, बाज़ औक़ात 2, बाज़ औक़ात 3 थ्रेट होते हैं, तो 15-16 सिचुएशन है तो 50 के करीब थ्रेट हो गए। इनमें से सिर्फ 2 या 3 थ्रेट ऐसे होंगे जिनकी आपको प्लेसमेंट शायद समझ, और उसकी रीजन ये होगी क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो ये ज़हन में रखें। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया सेल्फ इंटरेस्टेड, लेकिन फर्ज कीजिए घर जाके फिर भूल गए तो क्या करना है आपने, रट्टा जरूर लगा लेना। समझ आ जाए बहुत अच्छी बात, पूरी कोशिश भी करेंगे, लेकिन नहीं समझ आए तो कम से कम रट्टा जरूर लगा लेना। इसके बाद अच्छा चलें ऐसा करते हैं, आप बाकी की असाइनमेंट की डिस्कशन में ना, हाँ तो ये असाइनमेंट भी और फिर जो आज हम कवर करेंगे कंसेप्ट, उसकी असाइनमेंट कल डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद आज के लेक्चर के बाद 2-3 और पार्ट्स आप करने के काबिल हो जाएंगे जो इस असाइनमेंट में नहीं थी। ठीक है, तो अब नई चीजें सीखने के लिए तैयार हो जाएं। जी नेक्स्ट हमारा जो सिचुएशन है ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेट करती है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट्स। अच्छा मैं आपको चले जो इधर लिखा हुआ उसको तो भी डिस्कस करते हैं, मैं पहले आपका कंसेप्ट बिल्ड कर लूं, कंसेप्चुअली हम डिस्कस कर लें। एम्प्लॉयमेंट्स की सिचुएशन डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, अटेंटिव होकर जरा गौर से। ये 10 मिनट जो 10-12 मिनट आपके इस बोर्ड पे लगा रहा हूं ये ज्यादा अहम है उसको पढ़ने से, अटेंटिव पूरी तरह। ये है ऑडिटर या ऑडिट फर्म, ऑडिट फर्म। ये है क्लाइंट, क्लाइंट कंपनी, ऑडिट क्लाइंट जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं। ठीक है, आप करेंगे आर्टिकल्स फर्म में, क्लाइंट्स डिफरेंट कंपनीज का ऑडिट करने के लिए जाएंगे, कभी किसी कंपनी का ऑडिट कभी किसी का। 3.5 साल के आर्टिकल्स है। जब 3 साल गुजर जाएंगे तो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी टेंशन क्या होगी भला, कि 6 महीने के बाद जब मेरे आर्टिकल्स खत्म होंगे मैं जॉब किधर करूंगा। अगर फर्म में अच्छी हेलो है और आपने काम अच्छा किया है, आपके अच्छे ताल्लुकात हैं जो कि होना तकरीबन नामुमकिन है, तो आपको फर्म के अंदर ही सुपरवाइजर के तौर पे कुछ अरसा के लिए जॉब मिल सकती है, या मैनेजर के तौर पे भी अगर आपने क्वालिफाई कर लिया हुआ तो। लेकिन अगर आप फर्म में नहीं जाए, आपको फर्म की लाइफ पसंद नहीं है, अगर काम बहुत करना, ये फर्म है इसमें पैसे कम है, इसमें एक पैसे कम है, बस सिर्फ 1-1.25 लाख देते हैं, नहीं इंडस्ट्री में 2.5 लाख है सैलरी। आप क्या किया, आपने क्या किया, आखिरी 2-3 महीनों में जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे थे
उस कंपनी के सीएफओ सीईओ ने आपसे कहा ऐसा करें, अब आप आर्टिकल्स खत्म होंगे हमारे पास आ जाएगा, और आप शिफ्ट हो गए, आर्टिकल्स खत्म हो गए, और आप आर्टिकल्स खत्म होने के बाद जिस कंपनी का ऑडिट किया करते थे, जो कंपनी फर्म की ऑडिट क्लाइंट है, उधर शिफ्ट हो गए। एरो देखिएगा किधर से किस तरफ जा रहा है। ऑडिट फर्म से क्लाइंट। सिचुएशन समझ आ गई? इसको हम नाम देते हैं ए सिचुएशन। इस सिचुएशन में जब ऑडिट टीम ऑडिट करने के लिए आएगी क्लाइंट कंपनी में, ये टीम तो आएगी ना, क्या कोई थ्रेट राइज होगा? क्या थ्रेट राइज? टीम में कुछ आपके जूनियर होंगे, कुछ होंगे आपके बैचमेट। जो तो जूनियर होंगे उनको आप एक लगाएंगे, भाई मेरी गलतियां निकालते हो, मेरे से काम सीख के मेरी गलतियां निकालते हो, अभी कल तक तो तुम मेरे अंडर काम करते थे, है मेरी इंटिमिडेशन थ्रेट। और जो आपके बैचमेट होंगे फेमिलियरिटी थ्रेट। और अगर फर्म बाजू बात होता है जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप छोड़ के जाते हैं ना, उससे कोई बोनस वगैरह कुछ अमाउंट ड्यूज होती हैं, अगर कोई अमाउंट बाकी है आपको देने, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी राइज होगा। और नॉर्मली याद रखे ये अमाउंट जूनियर कोई हो ना उस सूरत में ड्यू नहीं होती, लेकिन अगर कोई पार्टनर छोड़ के जाए ना तो पार्टनर को उसका शेयर ड्यू होता है, जो कि नॉर्मली साल खत्म होने के बाद फाइनल होता है। तो पार्टनर दरमियान में छोड़ जाए तो नॉर्मली कुछ ना कुछ उसका शेयर ड्यू होता है। तो इसमें हमारा ये कुछ थ्रेट राइज होंगे। क्लियर? अच्छा, आपके ख्याल में सेफ गार्ड क्या हो सकते हैं? जो होंगे वो तो आप घर जाके पढ़ लेंगे। यहाँ पे सेफ गार्ड आपके एप्रोप्रिएट सेफ गार्ड, या बल्कि सिग्निफिकेंस अगर मैं आपसे पूछूं, सिग्निफिकेंस के फैक्टर बताएं। रोल क्या है इसका? शाबाश। इधर क्या रोल था, यहां पे अब उसका क्या रोल है, कितना अरसा हुआ उससे शिफ्ट हुए, ठीक है, ये सिग्निफिकेंस। सेफ गार्ड क्या हो सकते हैं? एक या दो बता दे सिर्फ। एक तो कोई लेना देना अगर है पार्टनर का वो क्लियर कर दें, ताकि पार्टनर का कोई कनेक्शन फर्म के साथ बाकी ना बचे, ठीक है। और दूसरा, अब की बार टीम जो भेजे ना वो ज्यादा और इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू भी करवा ले, ठीक है। ये सिचुएशन समझ आ गई। आपने कंपनी में कोई 1.5, 2 साल, 3 साल गुजारे, इसके बाद आपको पता चला तनहा बेशक डबल है, काम 10 गुना ज्यादा है। सुबह आते हैं 9 बजे और शाम 9-10 बज जाते हैं। अगर आपका कोई दोस्त बैंकर होना और वो किसी सीनियर पोजीशन पे है, ठीक है, जैसे कम से कम ब्रांच मैनेजर, तो आपको पता चलेगा 5 बजे के बाद उनका असल काम शुरू होता है। 5 बजे तक पब्लिक डीलिंग होती है, उसके बाद ट्रांजैक्शन फाइलिंग रिपोर्टिंग, वो 9-10 बजे 8-9 तो उनका रूटीन का टाइम होता है ना। तो इंडस्ट्री में आपने कहा यार इधर उधर फर्म में बड़ी याशी थी, पैसे कम थे लेकिन याशी बहुत थी, टीम होती थी, सुबह 10 बजे आते थे, टीम को इंस्ट्रक्शन देते थे, फिर 3 बजे निकल जाते थे, काम खुद नहीं सिर्फ रिव्यू करना होता था। तो पैसे कम थे लेकिन याशी भी थे। डिसीजन करते हुए कोई भी फाइनेंशियल फैक्टर और नॉन फाइनेंशियल फैक्टर दोनों को ध्यान में रखना चाहिए, कि सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर्स को, दोनों को ध्यान में रखना। आपने कहा मैं फाइनेंशियल की बेस पर डिसीजन कर बैठा, अब वापिस आते, पैसे कम सही लेकिन जिंदगी सुकून में चाहिए। अब यहां से देखिए क्लाइंट कंपनी से पर्सन वापस आ गया ऑडिट फर्म में। एरो देखिएगा किधर से किधर जा रहा है। केस स्टडी में अगर गलत साइड पे चले गए, केस स्टडी आपकी 0 है। अब क्या है, क्लाइंट कंपनी से शिफ्ट होके फर्म का हिस्सा बन गया। पार्टनर बहुत खुश, पार्टनर ने कहा अच्छा किया हमारी कंपनी में आ गए। ऐसा करते हैं तुम्ही को इस कंपनी का ऑडिट करने के लिए भेज देते हैं, तुम तो उनकी इच्ची बिच्ची से वाकिफ हो, तुम तो उखाड़ के रख दोगे सारी तो अगर इसी को ऑडिट टीम का हिस्सा बना के भेज दिया जाए, कोई थ्रेट राइज होगा? शाबाश, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। और फेमिलियरिटी थ्रेट भी राइज होगा। इधर भी तो इसके वाकिफ होंगे, जिस जगह कोई 2-4 महीने भी गुजारे हो ना तो वाकिफ बन जाते हैं। और अगर कोई अमाउंट भी ड्यू है, शाबाश, ये 2 केसेस क्लियर हो, इसको हम कह देते हैं बी, ठीक है जी। ये है हमारा आउटगोइंग कॉल, ये ए केस। ये कौन सा है, इसको बस वही नाम दे देते हैं, कोड ऑफ एथिक्स से नाम दे देते, आउटगोइंग। इसको क्या नाम दें? इनकमिंग, इनकमिंग, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फर्म में है आप, 2 महीने रह गए आर्टिकल खत्म होने में, और क्लाइंट का सीएफओ सीईओ आपको कहता है सर आप बड़ा अच्छा काम करते हैं, ऐसा कीजिएगा जब आपके आर्टिकल्स खत्म हो जाए ना
हम आपको अपना हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बना देते हैं, या हम आपको अपना CFO बना देते हैं, आप आ जाइएगा, आप आ जाइएगा। सिचुएशन समझ आ गई? इस सिचुएशन में और इस वाली सिचुएशन में क्या फर्क है? इधर चला गया है, इधर निगोशिएशन हो रही है, वो जा सकता है, वो जा सकता है। ये सिचुएशन है तीसरी। इसमें भी एरो का ध्यान रखना, ये एरो इधर ही जाए। इसको मैंने डॉटेड में क्यों शो करवाया? गया नहीं, अभी निगोशिएशन हो रही है, ठीक है। ये सिचुएशन है हमारी सी। इसको हम नाम दे देते हैं निगोशिएशन का। यहां क्या करेंगे? मिस कॉल कर दे इसको, क्या करें? आउट गोइंग, ऑन गोइंग, चले ठीक है, जो भी कह लें आप। ये है निगोशिएशन। चल भैया, इसमें कोई थ्रेट राइज होगा? बिल्कुल। देखें, जिस वक्त भी साइकोलॉजिकली, जिस वक्त भी आपको पता चल जाता है ना आपने इस जगह पे काम नहीं करना, किसी दूसरी जगह जाना है, आपका उस जगह पे इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। अब बताइए, इस सिचुएशन में आप करंट बॉस जो एंगेजमेंट पार्टनर है उसके इंटरेस्ट को सामने रखेंगे, उसको खुश करने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर बॉस को? फ्यूचर बॉस को, क्योंकि फ्यूचर बॉस ने अभी आपको जॉब की ऑफर दी है, अभी रिम्यूनरेशन डिसाइड होनी है, बोनस कितना मिलेगा डिसाइड होना है, गाड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो कौन सी गाड़ी, ये चीजें डिसाइड होनी है। तो कौन सा थ्रेट राइज होता है इस विषय में? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। अब बताइए, इसमें सबसे पहले क्या इस सीनियर टीम मेंबर की जिम्मेदारी है कोई जिसको ऑफर की गई है? इसकी जिम्मेदारी है कोई? क्या जिम्मेदारी है? ये डिस्क्लोज करे, इन्फॉर्म करे फर्म को कि सर मुझे ऑफर मिली है। और फर्म को क्या करना चाहिए फिर? इसको इस एंगेजमेंट से रिमूव कर देना चाहिए और इसके काम का रिव्यू भी करवाना चाहिए कि पता नहीं कब से ये खबर दबा के बैठा है और अंदर खाते पता नहीं क्या क्या फेवर दी गई होगी। एडिशनल चार्ट भैया क्लियर हो गया। अगली एग्जांपल सुनिए। अगली एग्जांपल क्या है? अगली एग्जांपल है हमारी, क्या करें, कैसे बनाए इसको? इधर गया, हाँ ये दोनों तरफ गैस कीजिए कौन सी सिचुएशन है, गैस कीजिए, कभी इधर कभी उधर। हाँ शाबाश, कौन सी सिचुएशन है? टेम्परेरी सर्विसेज, शाबाश। जिसमें क्या करता है, कोई 2 महीने के लिए 3 महीने उधर गया, फिर वापस आ गया, फिर वापस आया, फिर उसे उसी का ऑडिट करने के लिए भेज दिया गया। क्लाइंट ने कहा सर हमें हमारा मैनेजर अकाउंट चला गया है, आप 2-3 महीने के लिए अपना कोई बंदा उधार दे दे। लफ्ज इस्तेमाल करता है कोड ऑफ एथिक्स, लोन या लैंडिंग स्टाफ या सेकेंडमेंट, बंदा दे दे उधार पे। हमने कहा अच्छा ठीक है, 3 महीने के लिए पर्सन इधर जाके काम कर रहा है, 3 महीने बाद वापस आ जाएगा। अब 3 महीने बाद वापस आ गया, लेकिन 12 महीने बाद फिर उसे भेज दिया, क्यों भला? अब ऑडिट करना। बताइए कौन सा थ्रेट राइज हुआ? सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज हुआ। फेमिलियरिटी थ्रेट भी आ जाएगा, बिल्कुल फेमिलियरिटी थ्रेट भी आ जाएगा। हाँ जी ठीक है जी। अच्छा, इसमें ना 2 नसीहतें कोड ऑफ एथिक्स करता है उस वक्त जब इसको क्लाइंट को उधार दिया जाता है, उधार दिया जाता है, और कुछ नसीहतें उस वक्त के लिए हैं जब पार्टनर सोच रहा होता है कि इसे मैं टीम का मेंबर बनाऊं, टीम का हिस्सा बनाऊं। जब इसको भेजा जाएगा ना क्लाइंट को उधार देने के लिए, तो उसे कहा जाएगा जा भाई हम तुझे विदा करते हैं, तूने आज के बाद हमारी नहीं बल्कि किसकी बात माननी है? लेकिन सुन लो, क्लाइंट से पूछ पूछ के चलना है, कोई भी डिसीजन खुद नहीं लेना, कोई भी डिसीजन चलना क्लाइंट की इंस्ट्रक्शंस पे है, खुद मैनेजरियल डिसीजन नहीं करना। कल कला को तुम्हारी शिकायत ना आए कि हमें पता चले कि तुमने क्लाइंट से पूछे बगैर किसी को लोन दे दिया है, उधार सेल कर दी है और वो बैड डेट हो गया। ना ना ना, जो डिसीजन मेकिंग होगी ये कौन करेगा? क्लाइंट। आपने क्लाइंट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है भी, ऐसे होना चाहिए ना, वरना तो क्लाइंट हमें कहेगा सर ये देखिए आपने बंदा भेजा था, हमने उसे कहा था एप्लीकेशन प्रोसेस करनी है, लोन एप्लीकेशन, उसने लोन को अप्रूव भी कर दिया। हमने कहा था तुमने डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करनी है, लाइफ हम बताएंगे सेट करेंगे एसेट की कितनी है, उसने खुद से ही सेस करके एंट्री पास कर दी। तो जजमेंटल डिसीजंस हमारे टीम मेंबर को नहीं करने चाहिए, मैनेजरियल डिसीजन नहीं करने, ठीक है जी। और ये सर्विस होनी चाहिए शॉर्ट टर्म, ये लॉन्ग टर्म नहीं होनी चाहिए, पता चले 2 महीने नहीं 2 साल के लिए उसने बुला लिया उसको,
नहीं, शॉर्ट टर्म, ठीक है। अच्छा, जब वापिस आ जाए, खुद बताइए, इसको फिर टीम का हिस्सा बनाना है, जब बना लें, थ्रेट राइज होता है ना, क्या करें? आइडियल सिचुएशन उसे टीम का हिस्सा ही ना बनाए, और अगर टीम का हिस्सा बनाना है तो फिर रिव्यू करवा ले उसके काम का, शाबाश, ठीक है। जैसे यहां पे भी बी सिचुएशन में भी जब बंदा हमारे पास आ गया ना, तो अगर तो उसी साल उसको भेज देंगे तो थ्रेट ज्यादा है, और अगले साल भेजेंगे थ्रेट कम है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, इसको क्या कहते हैं हम? डी सिचुएशन। डी सिचुएशन एक आखिरी सिचुएशन है, वो आखिरी सिचुएशन ये है साइमल्टेनियस एम्प्लॉयमेंट। एक ही वक्त में वो ऑडिटर भी है और एट द सेम टाइम सीएफ मैनेजर भी है। भाई पार्ट टाइम लोग काम कर सकते हैं ना, एट द सेम टाइम फर्म में मैनेजर भी है और एट द सेम टाइम क्लाइंट में सीएफ। कोड ऑफ एथिक्स कहता है गोली मारो थ्रेट्स को, गोली मारो सिग्निफिकेंस को, गोली मारो सेफगार्ड को। एक ही बात करूंगा, क्या? नो, ऐसा कभी हो। इसमें तो थ्रेट बहुत ही ज्यादा है और हर तरह का तकरीबन सेल्फ इंटरेस्ट भी आ सकता है, सेल्फ रिव्यू भी आ सकता है, फेमिलियरिटी भी आ सकता है, पता नहीं क्या क्या कहता है। इसलिए मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, क्या करूंगा? सिर्फ नो। और इससे हमें एक और कंसेप्ट, जैसे कल एक एग्जांपल से हमने ये कंसेप्ट सीखा था ना कि एक सिचुएशन में मल्टीपल थ्रेट आ सकते हैं, हमने सारे लिखने होते हैं। तो आज ये कंसेप्ट समझ में आया कि जरूरी नहीं हर सिचुएशन को वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट के मुताबिक डिस्कस करे। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है? पहले थ्रेट, फिर सिग्निफिकेंस, फिर सेफगार्ड। अक्सर इसी पैटर्न के मुताबिक है, लेकिन कुछ केस स्टडी में हो सकता है वो डायरेक्ट भी बात कर जाए, या कुछ केस स्टडी में हो सकता है किसी एक चीज को वो स्किप भी कर दे, सिग्निफिकेंस को। अगर किसी सिचुएशन में उसने सिग्निफिकेंस को डिस्कस नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे, हालांकि करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन उसने नहीं किया, हम भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस वाली सिचुएशन में जब वो साइमल्टेनियस एम्प्लॉयमेंट हो, उसका मैंने जिक्र ही नहीं किया कि क्यों, वो पॉसिबल ही नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं। इसमें भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो करना चाहिए कि सिंपल कह दे नो। अब केस स्टडी में आपका सबसे बड़ा इम्तिहान पता क्या होगा? 5वीं सेशन तो उसने कभी नहीं पूछी ना साइमल्टेनियस एम्प्लॉयमेंट की, क्योंकि उसे भी पता आपने 2 हरफी बात कर देनी है नो, और उसे नंबर देने पड़ेंगे। इन 4 सेशन में से इनको पढ़ेंगे या आसानी से समझ आ जाएगी। सबसे बड़ा रिस्क ये नहीं है कि आप याद नहीं कर पाएंगे, याद कर पाएंगे। सबसे बड़ा रिस्क क्या है भला? आइडेंटिफाई करना कि सिचुएशन ए है कि बी है कि सी है कि डी है। क्वेश्चन में वो सी कहेगा, आप ए पे पहुंच जाएंगे, उसने बी बनाई होगी सिचुएशन डी पे पहुंच जाएंगे। मेरा ये बड़ा रिस्क है। बताइए इस चीज के ऊपर मेहनत करेंगे कि नहीं, कि केस स्टडी में सबसे पहले ये पहचानना है ये सिचुएशन कौन सी है। बाकी चीजें आपको पता है, सिचुएशन मैच होगी ना सही, आप उस क्वेश्चन में पासिंग मार्क्स ले ही लेंगे। एज इट इज भी छाप देना रटा बना के भी, पासिंग मार्क्स फिर भी आ जाएंगे। नहीं, थ्रेट आइडेंटिकल नहीं है। इसमें ए और बी में से एक सिचुएशन में सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज होता है, एक में नहीं होता। किसमें सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज होता है? हाँ, जब वो ऑडिट फर्म से क्लाइंट में जाएगा सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज नहीं होता, लेकिन जब कंपनी से ऑडिट फर्म में जाएगा तो सेम नहीं है। चलिए अब जरा इसको देख लें हम। रिसेंट सर्विसेज विद ऑडिट क्लाइंट इफ एन, ये कौन सी सिचुएशन है? इफ एन ऑडिट टीम मेंबर हैज रिसेंटली सर्व्ड एज एम्प्लॉय or consultant of audit client, has recently served as employee। यानी क्या कह रहा है? आप पास्ट में क्लाइंट के एम्प्लॉय रहे हैं, और अब कौन है? ऑडिट टीम मेंबर। बताइए कौन सी सिचुएशन आई? बी वाली सिचुएशन। क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट। ठीक है, क्यों? बिकॉज he will be reviewing his own work, या he will have relatives या personal relationship at client, या he may have outstanding amount to be received। ये उसकी एक्सप्लेनेशन होगी। क्लियर हुआ? ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट एग्री करते हैं, सेल्फ रिव्यू से फैमिली से। रेलिवेंट फैक्टर्स टू इवैल्यूएट सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट क्या होंगे? पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल एट क्लाइंट, किस पोजीशन को छोड़ के आया। रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑडिट टीम मेंबर, यहां पे किस पोजीशन में आया, और लेंथ ऑफ टाइम सिंस द इंडिविजुअल लेफ्ट। जितना कम टाइम होगा थ्रेट ज्यादा। इसीलिए उसने कहा अगर तो जिस साल वो काम किया है उसने छोड़ के आया है, उसी साल आप ऑडिट करने के लिए उसको भेज दे।
यानी उसी पीरियड का ऑडिट करे वो जिस पीरियड में उसने काम किया है, तो उसको नहीं भेजो। इंडिविजुअल शैल नॉट बी इंक्लूडेड, उसे टीम का हिस्सा ही ना बनाओ। और अगर साल गुजर जाए, इंडिविजुअल प्रायर टू पीरियड कवर्ड बाय ऑडिट रिपोर्ट, इंडिविजुअल सर्व प्रायर का मतलब क्या है? इंडिविजुअल ने साल पहले सर्व किया है। इंडिविजुअल ने कब सर्व किया है? ऑडिट से साल पहले। तो फिर थ्रेट क्या होगा? कम होगा। इस सूरत में इसे टीम का हिस्सा बना लो, लेकिन क्या करो? रीस्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर रिव्यू भी कर लो। रीस्ट्रक्चर से किसी हद तक उसका सेल्फ रिव्यू वाला खत्म हो जाएगा, लेकिन बाकी थ्रेट भी तो हैं, तो उनके लिए दूसरा सेफगार्ड क्या? भाई क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब आपने एग्जाम में गलती पता क्या करनी है? वो कहेगा क्लाइंट से छोड़ के फर्म में आया है और आप दोनों सेशन डिस्कस नहीं करेंगे, आपको एक सेशन डिस्कस कर देंगे। जब वो बता देना क्लियरली कि सेम ईयर में है या पहले है, तो फिर चलें सेलेक्ट कर ले किसको। लेकिन जब वो साइलेंट रहे, दोनों बताए, ये तो रूल होता है ना हमारा। शाबाश। अच्छा चलिए आगे पहचानिए। अब ये कौन सी सेशन है? सर्विंग साइमल्टेनियसली, कहता है ये थ्रेट बहुत ज्यादा, नो पॉसिबल, नॉट अलाउड, खत्म। बहुत ही थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी बहुत। एम्प्लॉयमेंट विद एन ऑडिट, इसको पहचानिएगा जरा। एम्प्लॉयमेंट विद, इफ ए फार्मर मेंबर, फार्मर क्या होता है? ज्वाइन क्लाइंट एज डायरेक्टर ऑफिसर एटसेट्रा, क्लाइंट को ज्वाइन किया। फार्मर पास्ट में मेंबर था, अब ज्वाइंस, प्रेजेंट टेंस है ना, ज्वाइंस डायरेक्टर ऑफिसर के तौर पे। कौन सी सिचुएशन? ए, आउटगोइंग। तो क्या है? तो कौन सा थ्रेट? सेल्फ इंटरेस्ट है, फेमिलियरिटी थ्रेट और इंटिमिडेशन थ्रेट अराइज होगा। तो क्या सिग्निफिकेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? करंट पोजीशन इन क्लाइंट क्या है, फार्मर पोजीशन फॉर्म में क्या थी, टाइम कितना गुजरा, और अभी इंडिविजुअल के साथ उसकी इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, अभी भी इकट्ठे हर इतवार को खाना खाने के लिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं, अभी भी हेलो हाय होती है कि नहीं इनकी आपस में। फिर सेफगार्ड्स क्या है? नो सिग्निफिकेंट कनेक्शन शुड रिमेन बिटवीन फर्म एंड इंडिविजुअल, मतलब जब इसको भेज दिया ना, इधर चला गया, तो इसका जो लेना देना है ना, वो भी क्लियर करके भेजे। जो इसको कोई बोनस देना है, इसको पार्टनरशिप का कैपिटल का शेयर मिलना है, वो पैसे अदा करके इसको भेज दे, ताकि इसका फर्म के साथ कोई कनेक्शन ना रहे। मॉडिफाई ऑडिट प्लान चेंज कर दे, नए प्रोसीजर्स ऐड करें। क्यों? पुराने का पता होगा, वो घर का भेदी है, लंका ढा सकता है। ठीक है, तो हम क्या करें? भेद ही चेंज कर दें। हम जो भेद लेके गया है वो नहीं, प्रोसीजर्स को, प्लान को मॉडिफाई कर दें। ठीक है, वो याद है एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी, वो ऐड कर दें। शाबाश। मोटिव। फिर असाइन इंडिविजुअल टू टीम विद सफिशिएंट एक्सपीरियंस, यानी जो बंदा छोड़ के गया है ना, उसके हवाले से तजर्बेकार लोगों को। फर्म के लिए ना ये एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है कि जिस बंदे को खुद हमने ट्रेनिंग दी है, दाव पेच सिखाए हैं, अब वो हमारे दुश्मन के साथ जाके मिल गया, तो अब हमने अब जो वॉरियर्स भेजने हैं, क्या उससे जूनियर होने चाहिए? उसको सामने रखते हुए एक्सपीरियंस लोगों को भेजना है, सीनियर लोगों को भेजना है। ठीक है। और कंडक्टेड एडिशनल रिव्यू ऑफ वर्क ऑफ इंडिविजुअल हु जॉइंड द क्लाइंट। अच्छा, इसको स्टूडेंट अक्सर गलत समझ लेते हैं। इसको कहते हैं कंडक्टेड एन एडिशनल रिव्यू ऑफ वर्क ऑफ इंडिविजुअल हु जॉइंड द क्लाइंट। कहते हैं सर, जिस बंदे ने क्लाइंट को ज्वाइन कर लिया वो तो कोई काम करता ही नहीं हमारा, तो उसके काम का एडिशनल रिव्यू कहां से आ गया? वो ये नहीं कह रहा, वो क्या कह रहा है, इधर जो उसने काम किया उसका एडिशनल रिव्यू, क्योंकि उसके काम में गलती पकड़ना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल है। इधर जो बीए करके बैठा है, एफए करके बैठा है ना, उसके काम की गलती पकड़ना आसान है, उसको दोबारा किसी से चेक करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो यहां से चार्टर्ड अकाउंटेंट गया है ट्रेनिंग लेके, उसकी गलती को पकड़ना मुश्किल है। इसलिए यहां पे क्या कह रहा है, उस इंडिविजुअल ने क्लाइंट पे रहते हुए जो काम किया है उसको रीचेक करवाओ। और ये क्या है? एम्प्लॉयमेंट नेगोशिएशन। थ्रेट कौन सा है? ये कौन सी वाली सेशन है? इधर सी वाली नेगोशिएशन चल रहा है। थ्रेट कौन सा? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, क्योंकि अभी डील पैसों की होनी है। सेफगार्ड क्या? मेंबर नोटिफाई करे फर्म को, सर मैं जा रहा हूं, फिर फर्म क्या करे? टीम से हटा दे, और क्या करे? रिव्यू करे। तो ये इधर सिग्निफिकेंस नहीं लिखी हुई, तो अच्छा नहीं लिखी हुई। तो टेम्परेरी पर्सोना, ये है एसएमएस, ये आउटगोइंग कॉल थी, ये इनकमिंग कॉल। ऐसा शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए भेज दिया। कौन सा थ्रेट राइज हुआ? सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी,
फेमिलियरिटी थ्रेट। सेफगार्ड क्या है? फर्म तब तक नहीं भेजेगी जब तक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए असिस्टेंस हो। लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं भेजना बंदे को, शॉर्ट पीरियड के लिए भेज सकते हैं। और क्लाइंट रिस्पॉन्सिबल होगा उसको सुपरवाइज करने का, हम जिम्मेदार नहीं होंगे। क्लाइंट के पास रहते हुए उसने जो गलतियां की इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्लाइंट की, क्योंकि क्लाइंट के हवाले वो इंस्ट्रक्शन दे, वो काम करवाए, वो चेक करेगा। पर्सनल डज नॉट मेक मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उसको क्या कहा हमने? क्लाइंट से पूछ के काम करना है, खुद मैनेजमेंट की जिम्मेदारी नहीं लेनी। और सेफगार्ड क्या होंगे? अगर इसी बंदे को देखे, ये वो वाली कंडीशन है जो तब पूरी करनी है जब उसको टेम्परेरी स्टाफ के तौर पे भेजना है। ये किसके लिए है? ये उस वक्त के लिए है जब वो वापस आ गया और उसे ऑडिट करने के लिए भेज रहे हैं। पहली कोशिश क्या करनी है? इसको टीम में शामिल ही ना करें। दूसरी कोशिश, अगर शामिल करना है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रीस्ट्रक्चर कर दें, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रीस्ट्रक्चर कर दें, और हो सके तो एडिशन रिव्यू भी करवा दें। मेरे कुछ को समझ आया? आपने इसमें सबसे अहम चीज है, केस स्टडी को पढ़ के आपने आइडेंटिफाई करना है सिचुएशन कौन सी है, ABCD कर लेंगे जी। घर जाके आपने इसको भी ध्यान से पढ़ना है। कोई प्रॉब्लम आए किसी थ्रेट में तो याद कर लेना कम से कम, जस्टिफिकेशन कल क्लास में डिस्कस कर लेंगे। क्लियर जी? चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज। अच्छा, जिन स्टूडेंट ने असाइनमेंट